दोस्तों नमस्कार। अपने पिछले लेक्चर में हमने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे के बारे में देखा और एक्चुअल में वो जो पिछला जो लेक्चर था वो पूरा 28 मिनट का था, लेकिन तकनीकी जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किया गया था मेरे द्वारा, लेकिन तकनीकी कारणों से वो 14 मिनट का रिकॉर्ड हो पाया और बाकी जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अधूरा रह गया वो लेक्चर। उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा करता हूँ। हमने उस पिछले वीडियो में जो भी संविधान के मौलिक अधिकारों भाग 3 के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4 के बारे में और संविधान के 20 भाग में उल्लिखित जो संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368 उस पर चर्चा कर लिया था। अब हम जो वाद हैं जिनकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है उस पर चर्चा कर लें। तो जैसा ही संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो संविधान संशोधन शुरू हो चुके, उस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। और पहले ही संविधान संशोधन मतलब 1951 में ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और ये किससे संबंधी है 9वीं अनुसूची? भूमि सुधार से संबंधित, क्योंकि क्या है, जमींदारी प्रथा थी और इसको समाप्त किया जाना सामाजिक आर्थिक समानता के लिए अनिवार्य था। अतः ऐसी स्थिति में क्या हुआ, संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई जो कि भूमि सुधारों से संबंधित था। और यह भी बोला गया कि इसमें जो 9वीं अनुसूची में शामिल जो कानून हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक एक बात पे हम चर्चा करें कि इसी के बाद ठीक जैसे ही ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये बात की गई, ठीक उसी समय शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद आया। नाम क्या है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का ये रहा कि संसद संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसको पूर्ण अधिकार है। किस आधार पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इस आधार पे कहा कि 13(3) में जो लिखा है कि संसद ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो चूंकि 13(3) में संविधान संशोधन शब्द नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन उस विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये खास बात है, मुद्दे की बात, इसको आप पकड़िएगा। संविधान शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को 13(3) के तहत विधि नहीं माना। इसलिए कहा कि किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन, चाहे वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो, चाहे प्रस्तावना से संबंधित हो, किया जा सकता है संसद द्वारा। ठीक है, और ये चलता रहा, संशोधन होते गए 1967 तक, 1967 तक ये प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित जो पंजाब में कानून बने थे, हरियाणा में बने थे, देश के अन्य राज्यों में बने थे, वो समस्त जो है कानून 9वीं अनुसूची में डालते जो है शासन जो है सरकार द्वारा जो है व्यवस्था की जाती रही। 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया सबको। क्यों? ताकि जुडिशियल रिव्यू के दायरे से वो बाहर रहें। 1967 में एक इम्पॉर्टेंट वाद आया, गोलकनाथ। ठीक है, गोलकनाथ वाद 1967 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन जो 1951 में शंकरी प्रसाद में के रूप में दिया था उसको पलट दिया। अब क्या कर दिया, तो पहले देख ले गोलकनाथ थे कौन। तो गोलकनाथ दो बंधु थे, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ। जालंधर में थे, पंजाब के। इनके पास 500 एकड़ से अधिक जमीन थी और शासन पंजाब सरकार ने उसी समय जो है भूमि सुधार कानून जो पारित किया था उसके साथ सीलिंग निर्धारित की थी कि एक इंडिविजुअल के पास जो है, एक व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति के पास 30 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होगी। तो इनकी जमीन को शासन ने ले लिया इनसे, जो अधिक जमीन थी, अधिशेष जमीन थी, अतिरिक्त जमीन थी। तो ऐसी स्थिति में ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट सीधे अपने संपत्ति के अधिकार, क्योंकि उस समय आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में था। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार कब तक रहा है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट से अलग करके विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 300 का में स्थान दिया गया। लेकिन इसके पहले तो फंडामेंटल राइट था, इसलिए फंडामेंटल राइट के आधार पर गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में ये जो गोलकनाथ वाला वाद है, इसमें 11 जजों की बेंच बैठी और ये अभी तक की, मतलब उस समय तक की, अभी तक की मतलब आज तक की नहीं है, 1967 तक की सबसे बड़ी बेंच थी ये। और इसमें जब भी बेंच बैठती है तो जो निर्णय होता है जजों का वो बहुमत के आधार पे होता है। तो 6-5 से निर्णय आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जो है निर्णय को पलटते हुए ये कहा कि संविधान संशोधन जो 368 के तहत किया जाता है ये भी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत शामिल विधि में आता है। ठीक है, सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया। उन्होंने संविधान संशोधन को 13(3) के अंतर्गत आने वाली विधि मान लिया और ये कहा कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनका अल्पीकरण हो, कमी हो। ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बता दूं
कि ऐसी स्थिति में सरकार की फजीहत हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय देश जो है वो सामाजिक समानता की ओर अग्रसर था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है वो लागू कराया जाना था। अब आपने देखा बाद में कि इंदिरा सरकार ने 1969 में फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो प्रिवी पर्स थे, जो कि शासकों को, पुराने जो जागीरदार थे, जो पुराने शासक थे, जिनको प्रिवी पर्स के रूप में काफ़ी अधिक पैसा दिया जाता था, वो समाप्त किया। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंदिरा सरकार ने क्या किया, क्योंकि ऐसी स्थिति में गोलकनाथ जो वाद है उसके निर्णय के बाद तो सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में 1971 में संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया। 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें क्या हुआ, उसमें 24वें संविधान संशोधन में बोला गया कि संसद संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकारों से संबंधित हो चाहे प्रस्तावना से संबंधित हो। और ऐसे समस्त जो संविधान संशोधन है वो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन हुआ ये, और ऐसा करके उन्होंने जो है विभिन्न संविधान संशोधन पारित किए जाते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया। केशवानंद भारती वहाँ के केरला के शंकराचार्य थे, मठाधीश थे। इनकी ज़मीनें भी और इनकी ट्रस्ट की ज़मीनें यहाँ वहाँ बहुत सारी थी, कुछ ज़मीनें ले ली गई। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में 1973 में जो वाद लगाया, ये भारतीय संविधान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। केशवानंद वाद, इसकी डेट भी याद रखिएगा आप, 24 अप्रैल 1973 में इसका जजमेंट आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इस पर चर्चा कर लें। तो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया, ये और बड़ी पीठ जो है बनी इसमें जजों की। मैं आपको फिर से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को यदि अपने प्रीवियस डिसीजन पे पुनर्विचार करना हो तो जब संवैधानिक पीठ बैठती है वो उससे बड़ी बैठालनी पड़ती है। यदि पिछली बार जैसे 11 जजों की बैठी तो इस बार ज़्यादा जजों की पीठ बैठालनी पड़ेगी, तभी उस पर पुनर्विचार कर सकती है पुराने डिसीजन पे, या उसको उल्टा करने की नौबत आई तो कर सके। तो इस बार मतलब केशवानंद भारती वाले वाद में 13 जजों की जो है पीठ बैठी, संवैधानिक पीठ। और सबसे बड़ी बात यह है, मजे की बात यह है कि उस समय ना मतलब 1973 में इतने ही टोटल जज थे सुप्रीम कोर्ट में, सारे के सारे जज बैठ गए थे। और ये 13 जजों की बेंच में जो निर्णय आया वो फिर बहुमत के आधार पर लिया गया। ठीक है, इसमें 7-6 के आधार पर निर्णय आया। और इस वाद में गोलकनाथ वाले वाद के निर्णय को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। इसमें क्या बोला केशवानंद भारती वाले वाद में, कि केशवानंद भारती वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था उसको जायज ठहरा दिया। केशवानंद भारती ने यह बोला कि जो संविधान संशोधन सही है, मतलब ये कि संसद संविधान के प्रत्येक भाग में, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं और प्रस्तावना भी शामिल है, संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक है, सरकार भी खुश। लेकिन उसमें एक क्लाज या एक जोड़ दिया उन्होंने, एक चीज जोड़ दी, यही है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या बोला कि संविधान संशोधन तो कर सकती है संसद, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा उन्होंने केशवानंद भारतीवाद में, कि संसद संविधान के प्रत्येक भाग में, चाहे वो प्रस्तावना हो चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचा, बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो टाइम पे जजमेंट आते जाएंगे वो हम समय समय पे बताते जाएंगे कि क्या है संविधान के मूलभूत ढांचा। लेकिन यदि हम सुपरफिशियली देखें तो यहाँ की लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, धर्मनिरपेक्षता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सब संसद जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। तो इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा जिससे कि इस मूलभूत ढांचे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े या उसका खंडन हो। संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे मूलभूत ढांचे के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे आगे बताया है। तो कुछ मैं लिस्ट में आपको बता दूं कि मूलभूत ढांचे जब मुख्य परीक्षा में आप लिखते हैं तो कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें बुनियादी ढांचे में आती हैं संविधान की। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक आर्थिक न्याय जिसको हम कल्याणकारी राज्य बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच संतुलन,
स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय तक सबकी सामान्य लोगों की पहुंच, संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां, ये सब इसके दायरे में आती हैं। तो अभी हमने शंकरी प्रसाद देखा वाद, गोलकनाथवाद देखा, केशवानंद भारतीवाद देखा। अब 2 वाद और बचे हैं। फिर आता है, देखिए 1973 के जो केशवानंद भारतीवाद है 24 अप्रैल वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी आप याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताऊंगा। फिर 1976 में इंदिरा सरकार ने 42वें संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो जिसको हम लघु संविधान बोलते हैं, बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, आपने पढ़ा होगा। इसमें कई व्यवस्थाएं ऐसी की कि जो संविधान संशोधन है 368, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आया, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये कहा गया। तब ऐसी स्थिति में मिनर्वा मिलवाद जो कि 1980 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट कर दिया कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सीमित है, असीमित नहीं है। देखिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, अब जो संसद है वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसको संविधान सभा के बराबर शक्तियां नहीं है कि वो संविधान को ही बदल दे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको संसद को संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है और इन प्रत्येक भाग में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसे सभी संशोधनों को जो है संशोधन है वो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएंगे। ये मिनर्वा मिल में स्पष्ट रूप से कर दिया गया, ठीक है। क्या बोला गया कि संशोधन की शक्ति सीमित है, प्रत्येक भाग में कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट और प्रस्तावना, लेकिन सारी जो है ऐसे संशोधन 368 वाले हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रहेंगे। फिर एक लास्ट वाद और है इंपॉर्टेंट, वामन राव वाद 1981 का, वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में। इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो केशवानंद भारतीवाद था 24 अप्रैल 73 वाला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, उसके पहले मतलब 24 अप्रैल 1973 के पहले जो नवीन सूची में जितने भी एक्ट थे, जितने भी कानून थे, जितनी भी विधियां थी, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रहेंगी, लेकिन इस डेट के बाद जितनी विधियां नवीन सूची में शामिल की गई हैं उन सब का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एक बार मैं आपको समराइज कर दूं कि शंकरी प्रसाद वाले वाद में सिंपल बोला गया कि प्रत्येक भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ वाले वाद में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को उलटकर बोला कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाला कोई भी संशोधन 368 के तहत नहीं किया जा सकता, जिसके विरुद्ध फिर संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। और फिर केशवानंद भारती वाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को वैध ठहराया, किंतु संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत स्ट्रक्चर की बात की। और फिर मिनर्वा मिल वाद में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की सर्वोच्च जो है संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित बताया और प्रत्येक संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रखा। और फिर वामन राव वाले मामले में 1981 में 24 अप्रैल 1973 की डेट से क्लियर कर दिया कि इसके पहले वाले जो हैं विधियां जो हैं ला हैं वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आएंगी, लेकिन बाद के सारे आएंगे। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर और उससे संबंधित वाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, और अगले लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा।